तो बच्चों पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जो पार्ट 1 है उसमें मैंने आपको जो है बेसिक बहुत सारी चीजें बताया था, एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आप लोग जो है कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाइए। और आज हम चालू कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स की, यानी जो भी एलिमेंट्स थे। देखिए डाल्टन ने भी सिंबल दिया था, लेकिन वो सिंबल हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, बहुत डिफिकल्टीज होती है उनको याद करने में। इसीलिए जो है हम लोग आज बात कर रहे हैं कि जो मॉडर्न सिंबल्स है जिनको आईयूपीएसी के द्वारा दिया गया। तो हमारे पास एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो जैसे कि एलिमेंट्स किस जगह पे मिला था तो उसके हिसाब से भी उसका नाम दिया गया। कुछ आईयूपीएसी ने जो है अपने हिसाब से नाम को सजेस्ट किया कि आप जो है ये नाम रखिए, क्योंकि ये सारे नेम ऐसे होते हैं जिसको कॉमन रखा जाता है। अगर सभी जगह पे अलग अलग नाम यूज किया जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसीलिए कॉमन नाम रखा गया जो कि आईयूपीएसी ने हमें सजेस्ट किया हुआ है, और उसी के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जो नेम वगैरह रखा गया था वो मैंने अभी आपको बताया कि जहां पर वो एलिमेंट मिलते थे उन्हीं के हिसाब से जो है उसका नाम रख दिया जाता था। जैसे बिगिनिंग में देखिए स्टार्टिंग में लिखा है, मैं एनसीईआरटी से आपको बता रहा हूं, आप एनसीईआरटी चाहें तो ओपन करके रख सकते हैं। तो आप देखिए कि द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स वर डेराइव फ्रॉम द नेम ऑफ द प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। जहां पर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जहां से वो मिले वहां से हमने उसका नाम रखा। जैसे एग्जाम्पल, द नेम कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम साइप्रस। साइप्रस एक जगह का नाम है जहां से कॉपर का नाम हमने रखा था। दूसरा, कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका कलर जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड का मतलब होता है येलो, इसीलिए गोल्ड को जो है मतलब येलो होने की वजह से उसका नाम गोल्ड पड़ा था। जैसे एग्जाम्पल देखिए, गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम इंग्लिश वर्ड, जिसका मतलब होता है येलो, है ना। तो ये सारी बातें जो है हम स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में जब एलिमेंट्स का नाम रख रहे थे तो हम प्लेस का, कलर का जो है मतलब यूज करते थे और उसके हिसाब से उसका नाम रख देते थे। लेकिन बाद में आज के समय पे आईयूपीएसी, देखिए आईयूपीएसी जो है यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज हो गया। आईयूपीएसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एलिमेंट्स का, कंपाउंड्स का जो है वो नाम एक सिस्टमेटिक मैनर में, ठीक है, एक उनका रूल, अपने रूल्स के हिसाब से रूल्स फॉलो किया जाता है, उसके हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। तो आज के देखिए इंटरनेशनल, ये जो इसका फुल फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री लिखा ना, इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन विच अप्रूव नेम ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल्स और यूनिट्स। क्या यूनिट्स को यूज किया जाएगा, ठीक है, उसको जो है ये लोग सजेस्ट करते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ चलते हैं कि बाकी जो सिंबल्स हैं, अभी तो हमने प्लेस का यूज किया, कलर का यूज किया कि कौन से, जैसे किसी एलिमेंट का कलर है उसके हिसाब से उसका नाम रख देते हैं, कहां पर एलिमेंट मिलता है उसके हिसाब से उसका नाम हम लोग रख देते हैं। लेकिन आईयूपीएसी ने क्या किया कि जो सिंबल्स थे जो यूज कर रहे थे उनमें जो भी नाम है उसका फर्स्ट वन या उसके 2 लेटर्स का यूज कर, यानी या तो उसके पहले लेटर को यूज करना है आपको या उनमें से 2 लेटर्स का यूज करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है एल्यूमिनियम, ठीक है, ये हमारा एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम एक मेटल है, आप लोग जानते हैं एल्यूमिनियम क्या होता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का अगर सिंबल रखना होगा तो एल्यूमिनियम को सिंबल के लिए इसका पहला लेटर और इसका ये दूसरा लेटर, यानी देखिए 2 लेटर्स का यूज किया गया और एल्यूमिनियम का सिंबल क्या आ गया, ए, कैपिटल ए और स्मॉल एल। तो इस तरीके से जो है हमने इस एलिमेंट को एक सिंबल के फॉर्म में जो है समझा दिया। अब देखिए सिंबल्स का ये फायदा होगा कि आपको अगर कहीं पर मिलेगा एल तो आप जो है अंडरस्टूड रहेंगे, समझ जाएंगे कि वो एक एल्यूमिनियम है और एक मेटल है, ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं फिर आगे इसी में, फर्स्ट लेटर होगा लिखा ना, सिंबल इज ऑलवेज रिटन एज कैपिटल लेटर, और जो भी आप सिंबल यूज करेंगे वो हमेशा कैसे होंगे, कैपिटल लेटर्स में होंगे, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में मतलब नहीं, कैपिटल लेटर को ही अपर केस कहा जाता है। और जो आपका सेकंड पार्ट होगा इसका, देखो पहला पार्ट कैपिटल हो गया और सेकंड पार्ट होगा आपका स्मॉल लेटर में होगा, हमेशा स्मॉल लेटर में उसको जो है लिखा जाएगा। तो आपका जो है एक एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का। तो देखिए हाइड्रोजन को मैंने अभी कहा था कि अभी जैसे मैंने एल्युमिनियम का एग्जांपल लिया, ऐसे ही मैं लिख देता हूं हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। अब देखिए हाइड्रोजन में हम जो भी एलिमेंट है उनके नाम, जो उनका वर्ड नेम है पूरा जो लिखा गया उसमें से या तो उसका पहला लेटर या फिर उसके 2 लेटर्स, उन दोनों में से ही एज अ सिंबल के रूप में उसको यूज कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन को
हाइड्रोजन का सिंबल जो हमने दिया था उसके पहले लेटर से दिया, यानी H। H का मतलब हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी H रिप्रेजेंट करेगा हाइड्रोजन को, ठीक है। होप कि आप समझ गए होंगे इस बात को। अब ऐसी एल्युमिनियम के लिए मैंने आपको बता दिया, सेम एज कोबाल्ट के लिए। अगर कोबाल्ट की बात की जाए, ठीक है, तो कोबाल्ट देखिए, कोबाल्ट में आपको पहला लेटर जो है C, यानी पहला लेटर हमें मिल गया, और दूसरा लेटर स्मॉल o, तो CO, यानी ये हो गया कोबाल्ट का सिंबल, है ना। समझ गए आप इस बात को। अब आगे चलते हैं, हम कुछ और एलिमेंट्स की बात करते हैं। कुछ और एलिमेंट्स हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं, सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम और लेटर अपीयरिंग, जो हमें सबसे पहले दिखाई, जैसे क्लोरीन Cl, जिंक Zn, ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से। कुछ और सिंबल्स हैं, जैसे सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम्स ऑफ द एलिमेंट इन लैटिन। लैटिन में लैटिन भाषा है, जर्मन, ग्रीक, इन जगहों के जो है लैंग्वेजेस है, क्योंकि एलिमेंट्स यहां पर भी मिल सकते हैं, या उन लोगों ने अगर समझा होगा तो उन लोगों ने इस बात को बता दिया होगा। जैसे एग्जाम्पल, सिंबल ऑफ आयरन, देखिए पूछा जाता है, ये पैराग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पैराग्राफ आपको याद रखना है। इस पैराग्राफ में जो भी बात मैं बता रहा हूं, ठीक है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, जैसे गोल्ड का बता दिया था, ऊपर वाले पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब देखिए इसमें कि द सिंबल ऑफ आयरन, तो आयरन का सिंबल, अब देखिए अगर हम आयरन को लिखें तो आयरन को तो ऐसे लिखा गया, आयरन तो हम ऐसे लिखते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि पहला लेटर और सेकंड लेटर, तो इसका तो वैसे तो सिंबल बना देते IR, लेकिन IR सिंबल, क्योंकि आयरन जो है वो हम बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड है आयरन, लेकिन जहां पर जैसे ग्रीक, लैटिन या इन जगहों पर आयरन को आयरन नहीं कहा जाता, इसको कहते थे हम लोग लैटिन भाषा में फेरम। इसका एक्चुअल नेम क्या है? फेरम, FERRUM, फेरम। अब आप देखिए, जब इसका नाम फेरम है और ये कौन सी जगह पे पाया जाएगा, ये लैटिन वर्ड है फेरम, तो फेरम में क्या, ये पहला वर्ड और इसका दूसरा वर्ड, ठीक है, तो इसलिए इसका सिंबल क्या आया, F, फेरम नाम से, ठीक है। लेकिन इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयरन, ये इंग्लिश वर्ड है आयरन, लेकिन फेरम क्या है हमारा, लैटिन वर्ड है, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि फेरम क्या है हमारा। इसी तरीके से सोडियम, सोडियम देखिए, सोडियम को अगर हम बात करते हैं, सोडियम, तो सोडियम का अगर सिंबल देखा जाए तो S और O होना चाहिए, लेकिन नहीं है। सोडियम, इसका नाम जो है वो है नेट्रियम, इसको नेट्रियम कहा जाता है, लैटिन वर्ड है ये नेट्रियम, तो नेट्रियम को N, यानी यहाँ सिंबल जो बनेगा वो Na बनेगा। हम तो IUPAC के साथ चल रहे, देखिए, तो सोडियम इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश नेम है, और ये हमारा लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो ये बात है। इस तरह से पोटेशियम, तो पोटेशियम को कहा गया, पोटेशियम एक इंग्लिश वर्ड है, बट इसका नाम था कैलियम, तो कैलियम यानी पहला लेटर जो है, यानी पोटेशियम, पोटेशियम में हमारा, पोटेशियम को बोलते हैं कैलियम, ठीक है। तो अगेन जब इसका सिंबल बनाएंगे तो सिंबल क्या बनेगा, के, है ना कि P, ठीक है ना, बट इसको इंग्लिश वर्ड में क्या कहा जाता है, पोटेशियम। तो इंग्लिश वर्ड को फॉलो किया क्योंकि IUPAC ने जो है चीजें हमें बताई, ठीक है ना। तो इन चीजों को आप याद रखेंगे, चाहे तो आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हो साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। और भी हमारे पास बच्चों एलिमेंट्स हैं जिनके सिंबल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सारे एलिमेंट्स के सिंबल्स मैंने यहाँ पर बताया, दिखाया हुआ टेबल में, ये NCERT के टेबल में दिया भी हुआ है, ठीक है। ये सारे सिंबल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ओवर मतलब अब क्वेश्चंस वगैरह भी हम करेंगे तो वहां पर भी जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं चीजों के लिए, ठीक है। तो आप इसको जो है चाहे तो इसको निशान लगा लीजिए किताब में, या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। ये बातें आज हमने पढ़ा है, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, जो कि मॉडर्न सिंबल्स हैं, ठीक है। बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, अब जो है जो आपके NCERT में दिया है हम उसी की बात करेंगे हाल फिलहाल में, ठीक है। अब एक अगला टॉपिक आ जाता है जो आपका एटॉमिक मास, तो टॉपिक आप डाल लीजिए कॉपी में, ठीक है, एटॉमिक मास, इसको मैं मिटा देता हूं। जब तक आप कॉपी में टॉपिक नोट कर लीजिए, पेंसिल के साथ आप बैठ जाओ लेके किताब में,
कुछ चीज़ें आपको नोट भी करनी होंगी, कॉपी में नोट करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो अब टॉपिक हमारा चालू हो जाता है एटॉमिक मास। एनसीईआरटी बुक है, ज़्यादा इजी रहेगा आपको समझने में, ठीक है। एटॉमिक मास की बात करते हैं। देखो बहुत ज़्यादा चीज़ों को इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। एटॉमिक मास के लिए मैं आपको सीधा बता देता हूँ, ठीक है। एटॉमिक मास के लिए आप चाहो तो डेफिनेशन भी लिख सकते हो। देखो कार्बन का इसमें मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आप एटॉमिक मास निकालेंगे, एटॉमिक मास यूनिट निकालेंगे, एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। देखिए मास का मतलब क्या होता है, इसको कभी ना आप क्रिएट कर सकते हो ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उसको उसका मास बोला जाएगा, ठीक है। और सभी का एटॉमिक मास क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कि लिखा ना ईच एलिमेंट हैड कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास, हर किसी का अपना एटॉमिक मास होगा, ठीक है। उसके बाद ये डाल्टन्स की हम बात कर रहे हैं, जो इन्होंने समझाया था कि जो है हर एलिमेंट के पास खुद का एटॉमिक मास होगा, और उन्होंने बताया था कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन होगा। ये हमने बात डाल्टन्स की थ्योरी में पढ़ी थी। और उसके बाद हर एक एलिमेंट के अगर आप एटॉमिक मास को निकालने बैठ जाओगे तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए जो है हम लोग इतना काम नहीं कर पाते, इतना बड़ी मुश्किल आती है इस चीज़ के लिए। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, एक एटॉमिक मास के लिए। देखो यहाँ पे आपको निशान में लगा देता हूँ, आप इसी से याद रखेंगे। सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट, जो हम इसको एब्रीविएशन में यूज करते हैं AMU। AM का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। और जो है बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट मतलब IUPAC ने जो है ये AMU को हटा के सिर्फ U लगा दिया है ना। तो ये भी आप बात याद रखेंगे। इसका मतलब होता है मास ऑफ वन कार्बन एटम। इधर अब इसको मैं अभी समझाऊंगा, जब तक आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा कटिंग वगैरह आप देखिएगा, ये NCERT की खूबसूरती है कि इस तरह की चीजें दे देते हैं हम लोगों को। यहाँ देखिए मैं इसको निशान लगा देता हूँ, देखिए आप लोग यहाँ पे कि जो है यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, इतने ही समझने की ज़रूरत नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट्स को बात कर लेंगे, उसके बाद समझेंगे कुछ बात, ठीक है। यहाँ देखिए जब हम एटॉमिक मास को यूज़ करेंगे तो वन एटॉमिक मास यूनिट का मतलब हुआ कि यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन या 1 एटम ऑफ कार्बन। यानी जो भी एटॉमिक मास आप निकालेंगे कार्बन का 1/12 हिस्सा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग एटॉमिक मास को यूज कर लेते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम का 23 है, मैग्नीशियम का 24 है, सल्फर का 32 है, क्लोरीन का इतना है। ये सब एटॉमिक मासेस हैं जो हमें ऑलरेडी मतलब कैलकुलेट करके दिया गया। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ इमेजिनेशन हमें समझाया भी गया है कि देखो ये जो वाटरमेलन है इसको 12 टुकड़ों में काट दो, है ना। ये सारे के सारे क्या टुकड़े लिखा ना कि अ फ्रूट्स विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विद हिम ही टेक्स वाटरमेलन और दिस हैज अ मास इक्वल टू 12 यूनिट्स। यानी जो है 12 वाटरमेलन यूनिट्स, या कह दो कि 12 फ्रूट यूनिट मास, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इक्वल इक्वल टुकड़ों में बांट दिया, समझाने के दिया NCERT ने, और इसको सेल किया। तो देखो अब 12 को सेल करे चाहे 1 को सेल करे, बात तो एक ही है, उतना ही मास वो सेल कर रहा होगा रिलेटिव टू मास ऑफ दी वन पीस ऑफ वाटरमेलन। नाउ ही सेल हिज फ्रूट बाय अ रिलेटिव फ्रूट यूनिट मास, ठीक है। जो फिगर आपको 9.3 में जो है दिया हुआ है, 3.4 सॉरी 3.4 ये फिगर है नीचे यहाँ पे कि वाटरमेलन, इधर आपका ऊपर वाटरमेलन है, ये बी क्या है 12 पीसेस हैं, और ये क्या है इसका 1/12 हिस्सा है। मैथमेटिक्स है छोटी बहुत, ये पूरा 12 है और ये 12 में से एक हिस्सा है, ठीक है, 1/12 हिस्सा, और ये इसके 12 पार्ट है। दूसरा डी, हाउ द फ्रूट सेल कैन वेट द फ्रूट्स यूजिंग पीस ऑफ वाटर, ठीक है। तो इस पीस का यूज करना है और इतना ही वेट के बराबर इसको देना, 1/12 हिस्सा। यानी एक बार हमने इसको तय कर लिया, एक बार पैमाना बना लिया मेजरमेंट के लिए, उसके बाद जो भी आप तौलोगे वो इसी के बराबर रख दोगे, इतना ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसे लिखा द रिलेटिव मास यूनिट जो है ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ द एटम एज कंपेयर टू 1/12, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि जो भी आप उसका एवरेज मास निकालोगे कार्बन के मास का 1/12
मतलब जो 1/12वां कार्बन है उसी के मास के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है कि डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट का भी डेफिनेशन बताया था। ठीक है, और कह रहा है कि वाई इज इट नॉट पॉसिबल टू सी एन एटम विद नेकेड आइज, क्योंकि एटम जो है वो बहुत छोटे होते हैं। देखिए दोनों क्वेश्चंस जो है आपको करने हैं, एटम्स बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि एटम्स जो है वो उनका साइज इतना छोटा होता है, नैनोमीटर्स में चले जाते हैं। ठीक है, पिकोमीटर्स में आ जाते हैं। तो वैसे तो नैनोमीटर्स में होता है 10⁻⁹ मीटर। तो इसीलिए हम इतने छोटे ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, हमारी आइज जो है इतनी कैपेबल नहीं है कि वो इतने छोटे ऑब्जेक्ट्स को देख पाए। ठीक है, तो ये जो है आपका टॉपिक यहाँ पर खत्म हो गया एटॉमिक मास यूनिट का। अब हम नया टॉपिक चालू करते हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूल। तो टॉपिक में कॉपी में एक नया टॉपिक डाल लीजिए जिसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। ठीक है, या जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे कि मॉलिक्यूल किस तरह से फॉर्म होते हैं। तो आप लोग फटाफट जो है कॉपी में नोट कर लीजिए मॉलिक्यूल्स के लिए, आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल वर्ड है इसमें कम से कम आपको 2 एटम्स का कॉम्बिनेशन होगा। कम से कम 2 एटम्स अगर कंबाइन होंगे तो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। आप चाहे तो यहां से नोट कर सकते हैं कि अ मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, है ना। जो मॉलिक्यूल हमारा होता है वो क्या होता है, इज अ जनरल ग्रुप ऑफ 2 या फिर उससे ज्यादा एटम्स अगर केमिकली बॉन्डेड हैं तो उसको मॉलिक्यूल कहा जाएगा। और जब केमिकली बॉन्डिंग हुआ तो एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से वो अट्रैक्ट हो रखे होंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक ऑक्सीजन का एटम, ये ऑक्सीजन का सिंबल O हो गया, दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ अगर कंबाइन होता है तो एक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है जिसका नाम है O2, यानी ऑक्सीजन, जो हम रेस्पिरेशन में यूज करते हैं अपने डेली। और भी है कि जो हमारा मॉलिक्यूल होता है उसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल, जैसे कार्बन, ठीक है, अगर कार्बन को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला देंगे तो आपको देगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ऐसा नहीं है कि ये अपना एग्जिस्टेंस खो देगा, इसका खुद का भी एग्जिस्टेंस रहेगा, और जब ये कंबाइन हो रहा है किसी रेशियो में तो एक नया कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, और वहां पर जो है एक नई प्रॉपर्टी जो है ये शो कर रहा होगा। उसके बाद आप यहां देख सकते हैं कि मैंने अभी यहाँ पर जो मॉलिक्यूल फॉर्म किया था, यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों ही एक टाइप के एलिमेंट है तो एक मॉलिक्यूल बना। लेकिन यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग एलिमेंट हैं जो कि एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप यहां देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल बनने के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों ही एटम एक जैसे हों, वो आपके एटम्स अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए या निशान लगा लीजिए कॉपी में, नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसके लिए बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो हम आप आगे चलते हैं, आप इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। मॉलिक्यूल्स आपको समझ में आ जाएंगे, दो हो सकता है, 2 से ज्यादा हो सकता है, और भी आपको चाहें तो मैं एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे क्लोरीन का आप देख सकते हैं, जैसे क्लोरीन का सिंबल Cl होता है। एक और क्लोरीन का, क्योंकि क्लोरीन गैस के फॉर्म में पाया जाता है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है और गैस है, तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे, है ना, तो क्या बन जाएगा, Cl। ऐसे ही और भी, तो देखो आप क्लोरीन एक टाइप का है तो यहाँ मॉलिक्यूल बन गया। और भी है हमारे पास, जैसे हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, ये मैंने शुरू में एग्जांपल लिया हुआ था आपके लिए, तो ये क्या बन जाएगा, 2H2O। ठीक है ना, ये आपका जो है फॉर्मूला तैयार हो गया। यानी 2 अलग अलग, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, दोनों ही गैस के फॉर्म में है, तो जो है आपको यहाँ पर वाटर मिल गया। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन हमारा मतलब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन है, आप देख लीजिए, फिर इसके बाद भी हम डिस्कस करते हैं आगे। तो इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, है ना, तो आप देख लो
स्क्रीन पर जो है टॉपिक मैंने आपको बता दिया कि मॉलिक्यूल्स वगैरह क्या होते हैं, और थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं आप कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी जो एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स किस तरह से होते हैं। तो भाई मैं आपको वही बता रहा था कि जो मॉलिक्यूल्स हमारे होते हैं वो सेम टाइप के एटम से भी बन सकते हैं मिलके, उसके बाद डिफरेंट टाइप के एटम्स भी कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो आप यही डेफिनेशन यहाँ पर देखेंगे स्क्रीन पे, आप नोट भी कर लीजिएगा या निशान लगा लीजिए पेंसिल से अपनी बुक में कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट जैसे आर्गन, हीलियम, ठीक है, ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें एक ही एटम पाया जाता है, ठीक है। मतलब ये ऐसे, क्योंकि ना आर्गन, हीलियम और इनके जैसे जो गैसेस हैं इनको इनर्ट गैसेस कहा जाता है, ये खुद से भी रिएक्शन नहीं करती हैं, क्योंकि ये इस इनर्ट का मतलब ये होता है अनरिएक्टिव। इनर्ट का मतलब क्या होता है? अनरिएक्टिव, ठीक है। इनर्ट एक वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूं जिसका नाम है इनर्ट। इनर्ट का मतलब हो गया कि वो चीज अनरिएक्टिव है, रिएक्शन नहीं शो कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं और भी एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जिसमें दो ऑक्सीजन के एटम होते हैं, ठीक है, 3 ऑक्सीजन के एटम्स होंगे तो उसको ओजोन कहा जाएगा। देखिए मैं आपको अभी एग्जांपल दे भी रहा था कि O2 मॉलिक्यूल का, लेकिन अगर O3 मॉलिक्यूल होगा तो O3 मॉलिक्यूल को ओजोन कहा जाता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? ओजोन कहते हैं, है ना। अब इसके बाद एक टॉपिक आएगा कि जितने मॉलिक्यूल्स उसमें आएंगे, ठीक है, उतने ही जो है उसको एक वर्ड में हम लोग डिफाइन करेंगे, इसको बोलते हैं एटॉमिसिटी, ठीक है, कि उस मॉलिक्यूल को फॉर्म करने में कितने एटम्स का जो है योगदान रहा है, कितने एटम्स जो है वहां पर यूज हुए हैं। तो उसके लिए एक जो है वर्ड यूज करेंगे जिसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी की आप डेफिनेशन यहां से लिख लीजिए, द नंबर ऑफ एटम्स constituting a molecule is known as its atomicity, ठीक है। हम उसकी एटॉमिसिटी से उसको डिफाइन करेंगे। तो ये हो गई इसकी एटॉमिसिटी। एक सेकंड जरा मैं फिर आगे चालू करते हैं कि एटॉमिसिटी क्या होती है, कि द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी, ठीक है। उसकी एटॉमिसिटी से इसको हम शो करते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। एटॉमिसिटी पूछा जाता है कि व्हाट इज एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूल है वो कितने नंबर ऑफ एटम से मिलकर बना है, तो बोला जाएगा उसको एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी को समझने के लिए एनसीईआरटी में एक टेबल भी दिया गया है, आप इस टेबल को देखिए। यहाँ पे सबसे पहले टाइप ऑफ एलिमेंट हमारा यहाँ सारा नॉन मेटल है, क्योंकि मेटल्स के मॉलिक्यूल्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। जो नॉन मेटल्स होते हैं ज्यादातर उन्हीं के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जैसे आर्गन। तो अब आर्गन जो है, मैंने अभी आपको बताया कि जो आर्गन है वो इनर्ट होता है, तो आर्गन का सिंबल क्या होता है? Ar। तो यानी आर्गन के मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम यूज हो रहा है, एक ही एटम है वो यूज हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? आर्गन। तो आर्गन हमारा क्या हो गया? मोनोएटॉमिक, ठीक है। ऐसे हीलियम, तो हीलियम भी आर्गन जैसा ही इनर्ट होता है, इनर्ट गैस होता है, तो ये भी कैसा हो गया? मोनोएटॉमिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में ये पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, अपनी बुक में इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन। तो देखिए मैंने ऑक्सीजन के लिए आपको बताया था, ऑक्सीजन में 2 एटम्स यूज होते हैं ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए मैंने आपको समझाया था कि 2 एटम्स का यूज करते हैं, तो ये क्या हो गया? डाई। डाई का मतलब होता है 2। डाई एटॉमिक का मतलब हो गया कि उसमें 2 एटम्स का यूज किया। थोड़ा स्क्रीन और बड़ा कर देता हूं, ठीक है, यहां पर आ गया। ऑक्सीजन जो है वो डाई एटॉमिक हो गया। ऐसे ही हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में भी 2 एटम्स का यूज किया जा रहा है, तो हाइड्रोजन भी क्या हो गया? डाई। डाई का मतलब क्या हो गया? 2। ऐसे ही नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में भी 2 एटम्स का यूज किया जा रहा है, तो वो भी कैसा हो गया? डाई एटॉमिक। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में भी 2 एटम का यूज होता है, तो ये भी कैसा हो गया? डाई एटॉमिक। तो आपसे पूछा जाएगा कि राइट द एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट। इसी तरह से फास्फोरस, तो फास्फोरस जो होता है वो P4, इसका मॉलिक्यूल P4 होगा, 4 एटम को मिला के बनता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रा। टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4।
ठीक है। अब सल्फर जो होता है वो 8 एटम्स को मिला के एक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, तो उसको बोलते हैं सल्फर का, यानी ये हो गया आपका पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो आप अपने बुक में ही इस तरीके से पेंसिल से, मैंने बोला ना कि पेंसिल आप यूज करिए, आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दो। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, फटाफट आप करके आ जाओगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। जो लिखने वाला है वो मैं आपको दूंगा, क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको समझा दूंगा एनसीईआरटी के, ठीक है। जो भी इसमें दिया गया है वो सारे आंसर्स मैं आपको समझा दूंगा। जैसे चैप्टर खत्म होगा क्वेश्चन आंसर्स बता दूंगा, और साथ में जो भी इसमें क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं उसको भी हम डिस्कस करते चलेंगे साथ साथ में। मैंने अभी आपको 2 क्वेश्चंस डिस्कस करके दिए भी थे। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। जो कंपाउंड है या जो कंपाउंड है उनमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आ गए। अब देखिए हम टेबल 3.4 की बात करेंगे, अभी आगे टेबल मिलेगा, ये 3.3 टेबल है, टेबल 3.4 की हम बात करेंगे कंपाउंड्स वगैरह की, उसके अंदर रेशियोज की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखो जैसे ये टॉपिक चल रहा है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। कंपाउंड्स के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स जो है ज्वाइन हो सकते हैं, यानी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। इसका एग्जांपल सिंपल H2 है ना, CO2, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये इनको कंपाउंड, ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इनके अंदर जो भी एटम्स हैं वो एक डेफिनेट, आप याद करिए डाल्टन्स के केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी एक डेफिनेट रेशियो में जो है वो अगर एटम्स कंबाइन होते हैं तो ये एक ये लॉ में हमने पढ़ा था, जिसकी वजह से एक कंपाउंड क्रिएट होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल, है ना। ये आपको टेबल नंबर 3.4 में मिलेगा, अभी हम टेबल की बात करेंगे जब वहां पे आएंगे। अब देखिए यहाँ पर एक टेबल सबसे टॉप पे दिया गया है 3.4, जिसके मैं अभी बात कर रहा था। इसको थोड़ा मैं और जूम कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर होगा ये बात। तो आप यहां पर आ जाइए, ये रहा मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड, जैसे नीचे हमने पढ़ा था। अब आप देखिए वाटर मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं, H2O। इसके लिए थोड़ा सा मैं स्पेस क्रिएट कर लेता हूं जहां पर मैं आपको समझा सकता हूं कि ये कैसे काम करते हैं। 2 मिनट रुक जाइए बस। स्पेस क्रिएट हो गया, चालू करते हैं, ठीक है। अब यहां पे आ जाए, तो अब देखो वाटर की बात करते हैं। मैंने आपको इसको एक बार और समझाया भी था, H2। आप देखेंगे यहाँ पे कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 1 एटम है। अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप टेबल ओपन कर लीजिए या फिर इसको देखिए, टेबल में आपको ये दिख जाएगा कि इसका एटॉमिक मास जो है हाइड्रोजन का 1 है और ऑक्सीजन का 16 है, ठीक है। आप देख सकते हैं टेबल में भी आपको दिख जाएगा ये बात। अब हम क्या करते हैं, इसका रेशियो निकालते हैं कि कैसे ये रेशियो में, क्योंकि देखिए आपको यहाँ रेशियो दिया हुआ डायरेक्टली 1:8 रेशियो। मैं थोड़ा इनको चेंज कर लेता हूँ इसका, देखो। तो हाइड्रोजन आप देखेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने एटम्स के साथ है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ कितना आ गया, 2, यानी टोटल मास कितना हो गया, 2। ऑक्सीजन की कितने एटम्स हैं इन्वॉल्व है, 1, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 16। अब आप इनको ना रेशियो निकाला तो डिवाइड करिए, डिवीजन का साइन लगा दो, ठीक है। अब इसके बाद इसको कट करो, कितना आएगा, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, ठीक है। तो अगर आप रेशियो देखेंगे तो क्या आ रहा है, 1:8, है ना। तो यानी हमारी ये बात सही है कि रेशियो हमारा क्या बन रहा है, 1:8। ऐसी अमोनिया मॉलिक्यूल का, ये अमोनिया का फॉर्मूला है हमारा NH3। तो NH3 के लिए भी एग्जैक्टली ऐसे ही देखते हैं, NH3। अब आप नाइट्रोजन का एटॉमिक मास देखेंगे तो इसका होता है 14, ठीक है। और हाइड्रोजन का अभी हमने देख ही लिया कितना होता है, 1। इसको मैं थोड़ा सा रब करके कहीं और लिख देता हूं, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1। अब जरा मल्टीप्लीकेशन का सहारा लेते हैं अपना वही वाला,
हम मल्टीप्लीकेशन सारा लेते हैं तो 14 इंटू, क्योंकि नाइट्रोजन के एटम्स 1 है और हाइड्रोजन कितने एटम्स हैं आप देखेंगे इसमें 3 है, मल्टीप्लाई करो तो 14 1 जा 14 और 1 3 जा 3। तो जरा आप इसको डिवाइड करिए, देखिए क्योंकि ये अब एक ही टेबल में नहीं कट होंगे तो हमारा रेशियो क्या बन गया यहाँ पे 14:3। यही मैं आपको समझा रहा कि मॉलिक्यूल्स जो है कुछ रेशियो में कंबाइन होते हैं। और एग्जांपल है एनसीईआरटी का ही है, कर ही लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में अगेन कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि कार्बन का एटम एक ही एटम है, ऑक्सीजन के एटम्स हैं कितने 2, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 12 इंटू 112 और यहां आ जाएगा 32। इसको आप डिवाइड करिए, डिवाइड करके आपको आंसर दिख जाएगा 2 के टेबल से या जिस भी टेबल से आपको डिवाइड 4 के टेबल से डिवाइड कर लो। 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32, है ना। तो आ गया 3:8। तो आप निकालना सीख गए होंगे, अब आप रेशियो भी निकाल पाएंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। तो आप यहां से इनका रेशियो और जो भी आपको कंपाउंड्स दिए जाएंगे तो आप उनका रेशियो आसानी से निकाल पाओगे, है ना। इसको आप चाहो तो नोट कर लो कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे मर्जी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं इसको हटाता हूं यहां से। तो ये मास के हिसाब से यानी हमारा रेशियो बन गया रेशियो बाई मास, ठीक है। तो ये बात जो है आपको क्लियर हो ही गई होगी जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए जो एक्टिविटीज यहां देखिए, रिफर टू टेबल 3.4 जो भी था, रेशियो बाय मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स, और टेबल 3.2 बता रहा है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। अब कह रहा है कि फाइंड द रेशियो बाय नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनके हिसाब से उनका रेशियो निकालना। तो भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब से निकालोगे तो आप यहाँ पर जो है इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। आप देख लीजिए, जैसे एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो मास के हिसाब से हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, ठीक है। और यहाँ पर मतलब इसका जो एटॉमिक मास और रेशियो बाई मास और एटॉमिक मास, ठीक है। तो रेशियो बाई मास हमारा कितना है 1 और एटॉमिक मास कितना है 1। इसका रेशियो बाई मास कितना है हिसाब 8 का और इसका कितना है 16 का, मतलब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो, ठीक है। उसके बाद ये मास रेशियो डिवाइड बाय एटॉमिक मास, यानी जो मास रेशियो है वो कितना है 1:1 माने 1/1, और यानी इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो क्या बचा 1 और दूसरा डिवाइड बाय 1/2। यानी आप तो इतना छोटा मैथमेटिक्स तो जानते हो, 1 को अगर 1/2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर की साइड चला जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा 2:1, ठीक है। ये सिंपलेस्ट रेशियो है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स फॉर वाटर इज ये 2:1, ध्यान रखना इसका। तो ये हमारा सिंपलेस्ट रेशियो होगा। सिंपलेस्ट रेशियो जो है इस तरीके से शो किया जाता है। अब हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है व्हाट इज एन आयन, है ना। आयंस क्या होते हैं, देखिए अब आयंस जो है इन चार्ज स्पीशीज को कहा जाता है। अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम इनकी बात करें तो आयंस हम कहते हैं जो चार्ज स्पीशीज होती है, यानी व्हाट इज एन आयन, ये हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। यानी कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर मेटल्स भी होंगे, नॉन मेटल्स भी होंगे। तो मेटल नॉन मेटल जो होते हैं वो चार्ज जो है कंटेन करते हैं, यानी चार्ज स्पीशीज होती हैं। तो उन्हीं चार्ज स्पीशीज को क्या बोलते हैं हम लोग, आयंस, ठीक है, चार्ज स्पीशीज। तो ध्यान रखिएगा कि जो मेटल्स होते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखेगा और मुझे स्पेस मिलेगा काम करने के लिए इसमें। यहाँ अब देखिए, जैसे एग्जांपल मैं आपको लेता हूं, जैसे हमारे पास आयंस में जो आयंस होंगे, मैं यहाँ लिख देता हूं, जो आयंस होंगे हमारे बच्चों, जो हमारे आयंस होंगे, ठीक है, इनकी दो कैटेगरी। आयंस क्या होंगी, चार्ज स्पीशीज को कहा जाएगा, और इनकी दो कैटेगरी होगी। तो
एक कैटेगरी देखिए, अब आयंस होंगे तो इसके अंदर चार्जेस होंगे हमारी प्लस और माइनस। तो आयंस में जो चार्ज होगा तो एक होगा हमारा कैट आयन, ठीक है, और दूसरा हमारा होगा एन आयन, ठीक है। पहला होगा हमारा कैट आयन और दूसरा हमारा होगा एन आयन। ये कैट आयन हो गया और ये हमारा एन आयन हो गया। अब कैट आयन किसे कहा जाएगा और एन आयन किसे कहा जाएगा? जब आपकी चार्ज स्पीशीज पॉजिटिव वैल्यू देंगी तो उसको कैटायन कहा जाएगा, जब आपकी स्पीशीज नेगेटिव वैल्यू देंगी तो उसको एनायन कहा जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में ज्यादातर मेटल्स यानी हमारे लगभग सारे ही मेटल्स क्या देते हैं? पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, और यहाँ पे हमारे आ जाते हैं नॉन मेटल्स, ठीक है। तो नॉन मेटल्स आपको नेगेटिव, जैसे एग्जांपल सोडियम, ठीक है, एक आयन देगा। एल्युमिनियम, ये मैं सिखा दूंगा क्यों ऐसा करता है, 3+ देगा, है ना। इस तरह से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल मैंने सिंबल्स में से निकाला, आपको सिंबल्स देखिए, ये आयंस देंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आपको नॉन मेटल्स में जैसे ऑक्सीजन तो 2- दे देगा, ठीक है। नाइट्रोजन 3- दे देगा आपको। ऐसे ही क्लोरीन, है ना, 1- दे देगा आपको। तो इस तरीके से जो है ये आयंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको अगर डेफिनेशन लिखना है तो आप डेफिनेशन को भी यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। लिखा ना, आयंस में कंसिस्ट, मैंने आपको समझा दिया वैसे कि इनके पास क्या होता है, चार्ज एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनका नेट चार्ज होता है। तो आपका आयन जो होता है, आयन कैन बी नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर आयन आपका नेगेटिवली चार्ज हुआ तो उसको एन आयन कहा जाएगा, राइट, कर लीजिए कॉपी में। दूसरा, अगर आपका आयन पॉजिटिव चार्ज हुआ तो उसको आप कैटायन कहेंगे। समझ गए होंगे आप लोग इस बात को? चाहो तो आप इसको नोट कर लो यहाँ से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इसको मैं। एग्जाम्पल है आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है वो कॉमन सॉल्ट को कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड, NaCl। NaCl का मतलब होता है कॉमन सॉल्ट। ये एक तरीके का सॉल्ट है जो आप लोग डेली खाते हैं, मतलब यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब हुआ कि ये किस किस से मिलके बना है। तो सोडियम, देखिए मैंने अभी एग्जांपल दिया, इस सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो सोडियम हमारा हो गया कैट आयन, ठीक है, और जो क्लोरीन हमारा होगा यहाँ पे, क्लोरीन पे चार्ज आएगा Cl- का, तो ये हो जाएगा एन आयन, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको कि चार्ज स्पीशीज क्या होती है। कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिए, मैं इसको और बेहतर तरीके से बता दूंगा आपको। बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये चीजें बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएंगी। तो आप इनको जो है निशान लगा लीजिए इस पे, या किताब में निशान लगा लीजिए, या बेहतर होगा कि जो चीजें मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको आप कॉपी में नोट कर लो तो ज्यादा फायदा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में और भी होंगे हमारे पास कुछ और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। वो 3.6 जो टेबल है ये आपका ये वाला, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स के चार्जेस दिए, मैं आपको उसको बता भी देता हूँ। बट इसको जो है हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 4। ये वाली जो लाइन है आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि बहुत सारे आयंस होते हैं। पॉलीएटॉमिक का मतलब होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा, दिखाता हूँ पॉलीएटॉमिक कैसे हैं। ये रहे, ये आपके पॉलीएटॉमिक के सारे, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, पॉलीएटॉमिक। इधर वाले लिखा भी है कि ये पॉलीएटॉमिक बना दिया, ठीक है। और ये इनके सिंबल्स है नीचे की साइड, सारे सिंबल, ये सारे पॉलीएटॉमिक। तो इनको हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। बट यहाँ पर अभी मैं आपको समझा दूंगा कि पॉलीएटॉमिक आयंस कैसे आ गए, कैसे बने। लिखा ना, वी शैल लर्न दिस टॉपिक इन चैप्टर नंबर 4। अब हम आ जाते हैं बेटा इसमें कि टेबल है कुछ आयनिक कंपाउंड्स का। तो बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की। तो कंस्टिट्यूट मतलब किस एलिमेंट से मिलके बना है, तो ये बना है आपका कैल्शियम से, है ना, और ऑक्सीजन से। तो ये बना है कैल्शियम से और ऑक्सीजन से।
अगर रेशियो देखें मास, तो भी मैंने आपको रेशियो निकाल के बच्चों समझाया था 5:2। आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आयनिक कंपाउंड है, कैल्शियम का एटॉमिक मास जो है 40 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है, आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 40 होता है और आपका ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है। आप इसको डिवाइड करिए, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaO। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है मैं अभी आपको अगले टॉपिक्स में सिखा दूंगा। तो अगर आप इसको कट करेंगे, ठीक है, अगर आप 4 के टेबल से कट करेंगे तो 4 10 जा और 4 4 जा, उसके बाद तो आपको पता है 2 5 जा और 2 2 जा 4, तो 5:2 आ गया। आप इस बात को समझ गए होंगे, है ना। ऐसे ही आपका मैग्नीशियम सल्फाइड है, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फाइड यानी जिसमें आपको मैग्नीशियम और सल्फर दोनों मिल रहा है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया आपका CaO, मैग्नीशियम सल्फाइड का हो गया आपका MgS और सोडियम क्लोराइड का हो गया NaCl। ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का देखो मैं आपको करके दिखाता हूं। NaCl का इंक चेंज कर लेते हैं पहले। तो फॉर्मूला होता है NaCl। तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है बेटा 23, है ना, और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5। अब आप देखेंगे कि सोडियम का के पास भी एक एटम है और इसके पास भी एक एटम है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे सेम ही नंबर आएगा। अब आप इनका रेशियो निकालिए। तो जब आप रेशियो निकालेंगे तो भाई किसी सेम टेबल में तो नहीं आते, तो जब सेम टेबल में नहीं आते तो इनका जो रेशियो क्या बन जाएगा 23:35.5। बस सिंपल है, आप इसको इसी तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है आपको जो है काफी चीज मैंने आपको समझा दिया। आप चाहें तो इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और हम जो है अब अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो जो है मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। ओके, तो बच्चों पार्ट 3 में जो है हम चालू करते हैं राइटिंग केमिकल फॉर्मूले, है ना। आप देख चुके होंगे पार्ट 1 में जो है, पार्ट 2 में जो है हमने काफी चीजों को सॉल्व किया था। अब पार्ट 3 में जो है हम वीडियो के पार्ट 3 में जो है बात करते हैं केमिकल फॉर्मूले किस तरीके से लिखे जाते हैं, मतलब केमिकल फॉर्मूले कैसे हम बनाते हैं। तो टॉपिक आप लोग डाल लीजिए कॉपी में, केमिकल फॉर्मूले। ये जो टेबल 3.6 है इसके बारे में मैंने आपको समझाया था। एक बार मैं आपको और यहाँ पे बता देता हूँ। चलो, सोडियम का सिंबल Na होता है, लेकिन इसमें 4 एक होता है। ऐसी पोटेशियम है, ऐसी सिल्वर है आपका, ठीक है, और इस तरह से कॉपर 1। देखो ये इसका ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे 11th 12th में। कॉपर ये मैंने आपको स्टार भी लगा के दिया हुआ है, ठीक है, कि इसकी वैलेंसी 1 होती है। तो आप देखोगे यहाँ पे चार्ज भी 1 है। मैग्नीशियम का +2, ऐसी कैल्शियम का, ऐसी जिंक का। अब देखो आयरन में फिर आयरन का है, कॉपर 2 आ गया। तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है बस इस बार। एल्युमिनियम का +3 और आयरन का +3, ठीक है। आयरन के देखो 2 हैं यहाँ पे, एक ये रहा और एक ये रहा, आयरन 2 और आयरन 3। अब आते हैं हमारे पास नॉन मेटल, ये सारे के सारे नेम ऑफ आयन है। ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स है, तो हाइड्रोजन का H+ और हाइड्राइड। तो ध्यान रखना, हाइड्रोजन प्लस होगा तो ऐसे दिखा होगा, और हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं उसको नेगेटिव साइन के साथ, मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ, आपको दिखाई देगा और क्लियर। अब आप देखो थोड़ा सा सिंबल आपको और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, है ना। यहाँ पे सिंबल में और थोड़ा सा देखते हैं, कोशिश करता हूँ जूम करने की, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे अब आपको और क्लियर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे इन्होंने देखो यहाँ नेगेटिव साइन का यूज किया होगा। ऐसी क्लोरीन नेगेटिव में होगा, ब्रोमीन भी नेगेटिव होगा। तो सब नॉन मेटल्स, आयोडीन, ऑक्साइड, सल्फाइड, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही नाइट्राइड, तो नाइट्राइड का 3-, और पॉलीएटॉमिक का मैंने आपको बता ही दिया होगा, अगर आपको याद होगा पिछले वीडियो में पार्ट 2 में मैंने ये चीज आपको समझाया था। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो देखिए इसका नाम है अमोनियम,
ठीक है, ये रहा अमोनियम। तो अमोनियम में आप देखेंगे एक नाइट्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है, इसीलिए इसका नाम जो रखा गया है वो रखा गया है पॉली एटॉमिक। पॉली का मतलब क्या हुआ, जिसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट है, इसलिए क्या हो गया पॉली एटॉमिक, Pa, है ना। इसके अब देखिए जो ये लिखा है ना NH4 और इस पे फिर पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव का मतलब है इन सभी एलिमेंट्स के लिए बात हो रही है, ये मतलब ये सभी के लिए प्रॉपर मिला के तब ये चार्ज आपको +1 मिला है। ये किसी पर्टिकुलर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के लिए नहीं रिप्रेजेंट करता, ये प्रॉपर इस आयन के लिए, पॉली एटॉमिक के लिए करता है। ऐसे ही हाइड्रोक्साइड है, तो हाइड्रोक्साइड में बिल्कुल ऐसे ही आपको OH-, तो यहाँ जो माइनस जो साइन रिप्रेजेंट कर रहा है ये O और H दोनों का कंबाइन करने के बाद माइनस साइन हमें मिला है, नाइट्रेट को NO3-। अब ये हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCO3 से दिखाते हैं, हाइड्रोजन फिर कार्बोनेट, ठीक है। H का मतलब हो गया हाइड्रोजन और CO3 का मतलब हो गया कार्बोनेट। थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं इसमें, तो बात करते हैं कार्बोनेट की। तो कार्बोनेट का पर्टिकुलरली होता है CO3 और जब उसका टोटल चार्ज होता है 2-। ऐसी सल्फेट तो SO3 2- और SO4 2-। फिर आता है फॉस्फेट, तो फॉस्फेट का PO4 3-। तो होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं इसमें। तो बेटा हम जब केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, है ना, आप दिमाग में रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो रूल आता है इसका, ये फर्स्ट रूल जो एनसीईआरटी में दिया गया कि जो वैलेंसीज होती हैं और चार्ज ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। देखिए बेटा वैलेंसीज किसको बोला जाता है, जो ये बार बार जो ये मैं अभी आपको यहाँ बता, जैसे सोडियम था तो इसके ऊपर +1 मैंने आपको बताया, तो +1 जो है वो इस सोडियम की वैलेंसी है, इसकी ये +1 जो है इस सोडियम की वैलेंसी है। अगर Cl- लिखा है तो नेगेटिव, यानी इसकी वैलेंसी +1 हो गई या 1+ हो गई, ये 1- हो गई, ठीक है। तो जो चार्ज होती हैं, जितने भी चार्ज लगे रहते हैं मेटल हो या नॉन मेटल पे, सभी क्या शो करते हैं, उनकी वैलेंसीज को शो करते हैं, ठीक है। तो आप उनको वैलेंसीज कहो या मेटल पे जो चार्ज है वो उनके चार्ज के नाम से आप कह सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव या कैटायन या एनायन। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप कंपाउंड को या कोई भी एलिमेंट को जब कंबाइन करके कंपाउंड बनाओगे, तो अगर आपको जैसे इसमें इस एग्जांपल में आपको मैंने सोडियम दिखाया हुआ था, तो सोडियम है ये एक मेटल है और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो जब भी हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो जो मेटल होगा उसको पहले रिप्रेजेंट किया जाएगा और क्लोरीन होगा उसको बाद में रिप्रेजेंट किया जाएगा, तभी ये फॉर्मूला वैलिड होता है, अदरवाइज ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है। फिर हम आगे, अब देखिए इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते ClNa, नहीं, ये रॉन्ग है, इस तरह से आप इसको नहीं लिख सकते। हमेशा जो मेटल होगा वो पहले लिखा जाएगा और जो नॉन मेटल होगा वो बाद में लिखा जाएगा। ऐसे तो यही बात आपको सेकंड पॉइंट में समझाया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कैल्शियम एक मेटल है और ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, तो फॉर्मूला बन गया कैल्शियम का ऑक्साइड। आप ये बात यहाँ देख भी सकते हैं कि व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट मेटल नॉन मेटल, तो जो नाम लिखा जाएगा, जो सिंबल लिखा जाएगा वो मेटल का पहले लिखा जाएगा। जैसे एग्जांपल सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड, इस तरीके से। दूसरी तरफ ऑक्सीजन क्लोरीन, ठीक है, सल्फर आर नॉन मेटल्स, इनको जो है राइट साइड में लिखा जाएगा, है ना, और जो मेटल्स है उनको लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा। तो पहला और दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं आगे की तरफ। अब आते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस की, ठीक है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब पॉलीएटॉमिक यानी जहां पर एक से ज्यादा की, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने लिखा मैग्नीशियम, और मान लीजिए मैग्नीशियम ने हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किया। तो देखिए मैग्नीशियम एक मेटल है ना, लेकिन O और H एक पॉलीएटॉमिक आयन है। जब ये इसके साथ कंबाइन होगा तो हमेशा जो पॉलीएटॉमिक आयंस होंगे, जब इनका, जैसे मैं आपको रफली लिख के दिखाता हूं, बाद में समझा दूंगा, जब मैं इसको कंबाइन करूंगा तो मुझे फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखना होगा। जब भी पॉलीएटॉमिक आयंस होंगे आप उसको ब्रैकेट में रखोगे, ये बात ध्यान रखना। जब भी पॉलीएटॉमिक आयंस होंगे आप उनको ब्रैकेट में रखोगे, फिर उसके बाहर जो भी नंबर होगा उसको आप लगाओगे।
तो इसीलिए जो है हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर पॉलीएटॉमिक आयन एक होता है, जैसे सोडियम के केस में देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम है, वो हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, तो आप इसको लिख सकते हैं NaOH, क्योंकि सोडियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, जैसे ये सोडियम के पास एक ही है तो आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम केस में कंसिडर